नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मल्टी बैगर मार्केट लीडर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर ये भागना शुरू हो जाएगा तो इस स्टॉक को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा शेयर है, कौन से सेक्टर में काम करता है, फंडामेंटली कैसा है, कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है, सिम्फनी लिमिटेड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार चर्चा की है। मार्केट लीडर है, एयर कूलर सेगमेंट में टॉप पोजीशन पे काम करता हुआ नजर आता है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 6,500 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 987 रुपीज, जो कि हमें 7% ऊपर दिखाई दिया है। इतना भाग चुका है, उसके बावजूद अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। आप देख पाएंगे 1 वीक में फ्लैटनेस देखने को मिला है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 10% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं। एक साल के बारे में बात करें तो अभी भी 18% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहां पर भी 19% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल दिखाई देता है। तो ज्यादा भागा हुआ स्टॉक इसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 35.68 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 84.7 है, जो कि सेक्टर के सिम्फनी के पी रेशियो से बहुत ही महंगा दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 10.06 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक उससे काफी कम है, 3.45 है। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो तगड़ा है, 2.48% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.82% हमें दिखाई देता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 0.8 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.15 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो रेवेन्यू टॉप लाइन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट्स यहां पर हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आते हैं। 2017 में 0.16 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि फिर 0.19 हुआ, उसके बाद ड्रास्टिकली ड्रॉप होकर 0.09 हो गया, फिर रिकवरी दिखाई दी, 0.18 थाउजेंड करोड़ हो चुका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिचुएशन ग्रोथ वाली दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर क्लियरली हमें कंसोलिडेशन प्रॉफिट्स में चलता हुआ नजर आता है। अगर इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 13.13% है, जबकि सिम्फनी की 15.64 है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 1.35 से बढ़कर 2.41% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 19.57% है, जबकि सिम्फनी की काफी कम है, 9.38% हमें दिखाई देती है। अगर इसके ग्रोथ व्यू के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफी अच्छा परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स इसने बना कर दिया है। जनरली इसमें हमें तेजी ही दिखाई देती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19 का जो समय रहा था वो इसके लिए काफी बुरा रहता हुआ नजर आया था। नेट इनकम में 50% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल आप देख पाएंगे काफी ग्रोइंग कंपनी हमें यह दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%। ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर्स यहाँ पर डिवोटेड दिखाई देते हैं। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की बिल्कुल भी समस्या नहीं है। एफआईआईज ने 4.4% का इन्वेस्टमेंट किया है। डीआईआईज ने 15.14% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 5.46% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज और मार्जिन को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज इंप्रूव हो चुका है, 19 से बढ़कर 22 हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही जंप करता हुआ नजर आया है, 10.85 से बढ़कर सीधा 16.48% हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना अच्छा हो उतना ज्यादा बेहतर होता है कंपनी के लिए। और रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही सुधर चुके हैं। आरओई 13.85 से बढ़कर 28.38 हो चुका है। आरओसी 19.99 से बढ़कर 32.29 हो चुका है। रिटर्न ऑन एसेट्स 8.61 से सुधरकर 17.04 हो चुके हैं। तो यहां पर तीनों बेसिस पर सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करंट रेशियो 2.05 है, तो यहां पर पैसों की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी नहीं पड़ रही है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो 0.28 का डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले साल था, जो कि मैनेजेबल था, और फिलहाल भी कम हो गया है, 0.27 हो चुका है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 22.95 है। एसेट टर्नओवर रेशियो सुधर चुका है, 78.8 से सुधरकर 103.6% हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी 7.06 से बढ़कर सीधा 9.36 हो चुका है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है डिविडेंड में, ये हमें क्लियरली पता चलता है। अगर बात करें बोनस के बारे में तो 2016 में 1:1 का बोनस हमें देखने को मिला था, और स्प्लिट्स की बात करें तो 2012 में 10:2 का 10 रुपीज का फेस वैल्यू इसका था, जो कि कन्वर्ट होकर 2 रुपीज पर फेस वैल्यू अभी चलता हुआ नजर आता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 700 750 का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया था और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही चल रहा है, उसके अलावा कोई ज्यादा मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिली है। कई महीनों से स्टॉक हमें एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, 800 से 900 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर जाता है। इसी प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल इस स्टॉक ने अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और वहां पर सस्टेन करता हुआ भी नजर आया है। यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हमें एक्चुअली देखने को नहीं मिला था, छोटे छोटे कैंडल्स हमें बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन काफी समय से यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही थी, कंसोलिडेशन यहां पर दिखा रहा था और स्टॉक ने आज हमें तेजी दिखाई है। 6 से 7% की भारी तेजी देखने को मिली और अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से सिग्निफिकेंटली स्टॉक हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे यही रेजिस्टेंस का लेवल हमें बनता हुआ नजर आ रहा था। काफी समय से 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पाया है स्टॉक, मार्च के क्रैश के बाद इसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 82.64 है, जो कि ऑफ कोर्स हमें हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो 79.27 है, तो यहां पर भी ओवरबॉट सिचुएशन क्लियरली हमें दिखाई दे रही है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है, ऑफ कोर्स इतनी तेजी आई तो बुलिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के भी ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड है 981 का लेवल, मीडियन है 898 का लेवल, लोअर बैंड है 816 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 840 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो तीनों पिवट रेजिस्टेंस को कई दिनों से स्टॉक ऑलरेडी तोड़ चुका है और उसके सिग्निफिकेंटली ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो तीसरा पिवट रेजिस्टेंस था वो भी 911 के आसपास बनकर आता था। फिलहाल मुझे पिवट सपोर्ट के बारे में बात करने की जरूरत दिखाई नहीं दे रही है, स्टॉक अभी फिलहाल हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बनी हुई है, तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बनाकर दिए हैं। 2018 तक स्टॉक में भारी तेजी देखने को मिली, स्टॉक 2200 के आसपास पहुंच चुका था और मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका था, लेकिन उसके बाद यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली। अब उसके रीजंस क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक स्मॉल कैप होने के बावजूद इसका जो वैल्यूएशन था बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका था। इसका पीई रेशियो 120 के आसपास ट्रेड करा था, तो आप समझ सकते हैं ये वैल्यूएशन एक लार्ज कैप कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और ये तो एक स्मॉल कैप कंपनी थी, जितना ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके हिसाब से अब यहां पर इतना ग्रोथ आ नहीं रहा था। वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे होते जा रहे थे और इसी के कारण स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और आप देख पाएंगे उसी समय स्टॉक कुछ ही समय में 6-7 महीनों में हमें स्टॉक 2000 के आसपास के लेवल से स्टॉक 1000 के आसपास आता हुआ नजर आया था। 50% की गिरावट हमें उसी समय देखने को मिल गई थी। हालांकि उसके बाद रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक 1500 के लेवल के आसपास गया, लेकिन यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला है, जिसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा वीक हो गया और कॉन्सोलिडेशन कर रहा था। उसके बाद तो मार्च का क्रैश आएगा और गिरावट हमें देखने को मिल गई है और फिलहाल भी कॉन्सोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे इस महीने की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है काफी पॉजिटिव बनती हुई नजर आ रही है। इसका जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो 20 मंथ्स का ईएमए जो 1000 के आसपास बनकर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो सिग्निफिकेंटली स्टॉक हमें ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा मानना है कंपनी मार्केट लीडर है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर कोई भी आंच नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पिछले साल के मुकाबले सिचुएशन ऑलरेडी काफी सुधर चुकी है। इसके रिटर्न रेशियोज भी हमने देखे, वो भी काफी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। डेट का भी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कर्जा लेकर रखा है कंपनी ने। इसका एसेट टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वो भी हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट में प्रेजेंस अच्छी है, ब्रांड नेम काफी अच्छा है। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऑलरेडी हमने स्टॉक आपको यह रेकमेंड भी किया है। जब ये स्टॉक 850 के आसपास कई दिनों से कंसोलिडेट करा था, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर है और ऑलरेडी 1000 के आसपास ये स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आया है। इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ह्यूज बाइंग हमें होती हुई नजर आ रही है। कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही हो रही है। आप देख पाएंगे कितने समय से हमें ह्यूज बाइंग होती हुई नजर आती है। और जब यहाँ पर कंटिन्यूस हैवी बाइंग हुई थी तब भी हमने आपको बताया था कि 850 के लेवल पर ये स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। और आज भी जो बाइंग हुई है उसकी कैंडल भी आप देख पाएंगे 5 लाख शेयर से भी ज्यादा की बाइंग, 5.5 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स की बाइंग हमें होती हुई नजर आती है, जो कि ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बात हमें होती रहती है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बिग शॉट्स रहते हैं मार्केट में वो यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी भी शेयर में हमें मौका दिखाई दे रहा है, अभी भी ज्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। तो अगर आप यहां पर निवेश करना चाहते हैं, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इन्वेस्ट करना है तो करंट मार्केट प्राइस भी मुझे बिल्कुल भी बुरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका वैल्यूएशन एक बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि
कि सेक्टर के मुकाबले अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी काफी स्टेबल हमें दिखा देता है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी कंसोलिडेट कर रही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और जैसे कि हमने देखा शुरुआत में पहले वोल्टास भागा था, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी की बात कर रहा हूं, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि वोल्टास सबसे पहले भागा था, वहां पर भी हमने 450 से 500 में एक्यूमुलेट किया था। उसके बाद फिलहाल ही हमें वर्लपूल भागता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पर भी हमें तेजी के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। सिम्फनी में भी अच्छी खासी तेजी हमें दिखाई दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसमें गिरावट देखने को मिले तो इसे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।